हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी के लिए, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पे स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर के लिए जो एग्ज़ाम झांसी डिवीज़न द्वारा 35% एलडीसी कोटा के तहत कराया गया था। और इसके लिए अगर मैं डेट की बात करूँ तो यह इसकी जो परीक्षा तिथि है वह 7 जनवरी 2024 है। तो अभी हाल फिलहाल अभी 6 महीने ही हुए हैं इस पेपर को कंडक्ट किए हुए। तो इस पेपर को आज हम डिस्कस करेंगे, जो कि लेवल 6 4200 ग्रेड पे के लिए कंडक्ट कराया गया था। तो झांसी डिवीज़न का यह पेपर काफ़ी आसान पेपर आया था और इसको मानक मान के आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का यह सेशन। इसमें यहाँ पे लिखा है कि यह प्रश्न पत्र जो है हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में है, ठीक है। और इसमें टोटल 110 क्वेश्चन हैं, जिसमें से आपको 100 प्रश्न ही हल करना है और 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहला क्वेश्चन है, थोड़ा पेपर जो हमें भेजा गया है उसको प्रॉपर तरीके से स्कैन नहीं किया गया है, इसलिए पेपर अच्छे से नहीं दिख रहा होगा आपको। बट मेरे वॉइस को आप सुन के पेपर का अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, जब किसी कर्मचारी को प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किया जाता है तो उसकी सेवाएं प्रतिनियुक्त कार्यकाल के अंत में मूल विभाग के निपटान में रख दी जाती हैं। हालांकि जब भी प्रतिनियुक्तिकर्ता के मूल कैडर में समय से पहले वापसी की स्थिति उत्पन्न होती है तो उसकी सेवाएं उधार वाले विभाग को कम से कम कितने महीनों की अग्रिम सूचना देने के बाद वापस की जा सकती हैं एवं संबंधित कर्मचारी को। तो बेसिकली यह जो क्वेश्चन है वह डेपुटेशन पर है। किस चीज़ पर है? डेपुटेशन पर, ठीक है। तो अगर कोई एम्प्लॉय डेपुटेशन पर जाता है तो इस केस में उसकी सेवाएं उधार वाले विभाग को कम से कम 3 महीने, ठीक है, सो 3 मंथ्स, 3 मंथ्स के अंदर जो है 3 मंथ्स की अग्रिम सूचना देने के बाद वापस की जा सकती हैं। सो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करेंगे। यहाँ लिखा है, फॉर अल्टरेशन ऑफ डेट ऑफ बर्थ ऑफ ग्रुप सी एम्प्लॉय एज पर शेड्यूल ऑफ पावर हु इज़ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। तो अगर किसी भी एम्प्लॉय को उसकी जन्म तिथि में परिवर्तन कराना है तो उसके लिए जो सक्षम प्राधिकारी हैं वो कौन होंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज व्हाट, पीसीपीओ। ओके, सो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पीसीपीओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, दैट इज कर्मचारी एवं कल्याण निरीक्षक स्तर 6 के पद के लिए सीधी भर्ती कोटा है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे स्टाफ वेलफेयर इंस्पेक्टर की, दैट इज SWI, स्टाफ वेलफेयर इंस्पेक्टर, जो कि लेवल 6 के लिए भर्ती है, उसमें 3 तरीके हैं भर्ती के। एक तो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा, एक है LDC कोटा और एक है प्रमोशनल कोटा। तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा के तहत जो है तो 15% वैकेंसीज भरी जाती हैं, ठीक है। और ये जो 15% वैकेंसीज होती हैं वो थ्रू ओपन मार्केट होती हैं। इसके अलावा LDC कोटा दैट इज़ 35%, जो कि जिसके लिए आप एग्ज़ाम अभी दे रहे हैं या जिसके लिए मैं ये पेपर डिस्कस कर रहा हूँ, 35% कोटा। इसमें बेसिकली जो है तो सभी डिपार्टमेंट्स के स्टाफ जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखा है और साथ में उनके पास जैसे डिप्लोमा इन लेबर लॉज और लेबर और सोशल वेलफेयर या LLB की डिग्री है विथ लेबर लॉज, तो ऐसे लोग जो है तो इस 35% कोटे के अंदर जो है तो आवेदन कर सकते हैं। और एक है 50% का एक प्रमोशनल कोटा है, ठीक है। इस 50% के अंदर जो है तो जैसे जो हमारे पर्सनल डिपार्टमेंट के सीनियर क्लर्क्स हो गए, तो सीनियर क्लर्क्स ऑफ पर्सनल डिपार्टमेंट जिनका ग्रेड पे जो है 2800 है, ठीक है, और जिनकी सर्विस लगभग 3 साल से ऊपर की हो चुकी है, तो ऐसे लोग जो है तो इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो इस तरह से ये 3 कोटा हमने डिस्कस कर लिया। 15% कोटा फॉर DQ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, 35% फॉर LDC एंड 50% फॉर प्रमोशनल कोटा। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे सीधी भर्ती का कोटा कितना है? 15%। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से सत्यापन करने पर यदि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत जाति प्रमाण पत्र गलत पाया जाता है तो ऐसा उम्मीदवार की सेवाएं क्या होंगी? तो इस केस में उम्मीदवार की सेवाएं जो हैं तो समाप्त कर दी जानी चाहिए। दैट मीन्स ही शुड इमीडिएटली टर्मिनेट। ओके, सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। यहाँ लिखा है, रेल कर्मचारी हित निधि के धन के स्रोत निम्न में से क्या क्या हैं? ठीक है, तो यहाँ पे स्टाफ बेनिफिट फंड की बात की जा रही है। स्टाफ बेनिफिट फंड, स्टाफ बेनिफिट फंड की बात करेंगे तो इसका मेंशन जो है तो चैप्टर 8 IREC वॉल्यूम 1, ठीक है, इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट कोड का वॉल्यूम 1 जो है उसके चैप्टर 8 के अंदर SBF को मेंशन किया गया है।
ठीक है। अब यहाँ पे बात की जा रही है कि इसके जो फंड जो भी हो रहा है यहाँ पे स्टाफ बेनिफिट फंड, उसका सोर्स क्या है। तो आपको पता है यहाँ पे कि बेसिकली रेलवे बोर्ड द्वारा 1 अप्रैल जो कि हमारा फाइनेंशियल ईयर का स्टार्टिंग होता है, तो प्रत्येक फाइनेंशियल ईयर के 1 अप्रैल को एक एनुअल ग्रांट, एक सम जो है ऑन पर कैपिटा बेसिस सैंक्शन कर दिया जाता है। ठीक है, ठीक है। और वो जो सम होता है किस बेस पर किया जाता है कि नंबर ऑफ परमानेंट और टेम्परेरी पोस्ट, टेम्परेरी पोस्ट की मतलब टोटल सैंक्शन स्ट्रेंथ कितनी है ऑन 31 मार्च। तो 31 मार्च को टोटल जितनी स्ट्रेंथ होगी उसके बेस पर, ठीक है, ऑन द 1 अप्रैल ऑफ ईच फाइनेंशियल ईयर लगभग एक सम जो है तो पर कैपिटा बेसिस पर एलोकेट कर दिया जाता है। ठीक है। और इस सम को जो एलोकेट करते हैं जो स्टाफ बेनिफिट फंड के अंदर, वह कहाँ से आता है, उसका सोर्स क्या है, इसके बारे में अगर हम बात करें यहाँ पे, तो दैट इज ऑल रिसीट्स फ्रॉम फाइन। ठीक है, तो जुर्माने की जो भी प्राप्तियाँ हो गई, ऑल रिसीट्स फ्रॉम फॉरफिटेड प्रोविडेंट फंड, बोनस ऑफ नॉन ग्रेजुएटेड रेलवे सर्वेंट्स एंड अनपेड वेजेस बियॉन्ड 3 years। ठीक है, एन एनुअल ग्रांट फ्रॉम रेवेन्यू ऑफ रेलवे एट अ पर कैपिटा रेट ऑन द 1 अप्रैल ऑफ ईच फाइनेंशियल ईयर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज व्हाट ऑल ऑफ द अबव। सो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वर्तमान में कर्मचारी हित निधि में विभिन्न गतिविधियों के संबंध में प्रति व्यक्ति योगदान है। तो पर कैपिटा बेसिस पर जो अलोकेशन होता है रेलवे के द्वारा वो कितना होता है, 800 रुपये। ठीक है, यह 800 रुपये जो है इसके अंदर टोटल 15 हेड्स में इसको डिवाइड किया गया है, 15 हेड्स में इसको डिवाइड किया गया है। और जो 15th हेड है अभी रिसेंट में जोड़ा गया है, जिसके अंदर बेसिकली अगर हम बात करें तो प्रमोशन ऑफ मेंटल हेल्थ एंड वेल बींग ऑफ एम्प्लॉय। तो एम्प्लॉय का जो मानसिक स्वास्थ्य है उसको उसको प्रमोट करने के लिए और वेलबींग को प्रमोट करने के लिए जो है तो ये 15th नंबर का हेड है। इसके अंदर जो है तो 17 रुपये का लोकेशन रेलवेज ने किया हुआ है। ठीक है, ये 17 रुपये इसी 800 रुपये के अंदर आता है। ठीक है, तो ये 800 रुपये को टोटल 15 हिस्सों में तोड़ा गया है। ठीक है, ये आप याद रखिए यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कर्मचारी हित निधि का प्रबंधन रेलवे के मुख्यालय पर एक समिति जिसका नाम है CSBFC, दैट मीन्स व्हाट, सेंट्रल स्टाफ बेनिफिट फंड कमेटी, ठीक है, तो द्वारा किया जाएगा, जिसके प्रत्येक मान्यता प्राप्त यूनियनों में कितने सदस्य होंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज 6। ठीक है, तो मैनेजमेंट ऑफ SBF एट द हेडक्वार्टर ऑफ रेलवे विल बी मैनेज्ड बाय कमिटी दैट इज सेंट्रल स्टाफ बेनिफिट फंड कमिटी इन विच 6 members आर फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनियंस टू बी इक्वली डिवाइडेड अमंग द रिकॉग्नाइज्ड यूनियंस। ठीक है, तो अगर मैं CSBF कमेटी की बात करूं यहाँ पे, तो इसके अंदर सबसे पहले जो इसके चेयरमैन होते हैं वो कौन होते हैं, PCPO या CPO। ठीक है, तो CPO इसके चेयरमैन हो गए, दैट इज चीफ पर्सनल ऑफिसर। इसके अलावा चीफ मेडिकल ऑफिसर होते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक एडिशनल चीफ इंजीनियर होते हैं, एडिशनल चीफ इंजीनियर। ठीक है, इसके अलावा वेलफेयर ऑफिसर होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, वेलफेयर ऑफिसर जिसको GM द्वारा नॉमिनेट किया जाता है। और ये वेलफेयर ऑफिसर जो होते हैं यह सेक्रेटरी होते हैं टू CSBFC। इस कमेटी के सेक्रेटरी कौन होते हैं, अगर मैं चेयरमैन की बात करूँ तो PCPO इसके चेयरमैन हो गए, और जो इसके सेक्रेटरी होते हैं वो कौन होते हैं, वेलफेयर ऑफिसर। ठीक है, जो जिनको जिनको किसके द्वारा नॉमिनेट किया जाता है, GM सर के द्वारा। इसके अलावा 6 मेंबर फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनियन, 6 मेंबर्स होते हैं फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनियन। और एक रिप्रेजेंटेशन जो होता है वह ऑल इंडिया SC एंड ST रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन, एंड 1 रिप्रेजेंटेशन यहाँ से होगा, और 1 रिप्रेजेंटेशन जो होता है वह ऑल इंडिया व्हाट OBC, ऑल इंडिया OBC रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन से होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने टोटल जो है तो इसके मेंबर्स के बारे में बात कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे। यदि अध्यक्ष कर्मचारी हित निधि में से किसी व्यय के वित्तीय औचित्य के बारे में समिति के बहुमत से असहमत है, दैट मीन्स व्हाट, PCPO अगर ये जो समिति में जो भी निर्णय लिया जा रहा है, ठीक है, उससे असहमत है, तो ऐसा मामला किसको निर्देशित करेंगे, तो इसको GM सर को निर्देशित करेंगे, क्योंकि ये सभी चीज़ें जो है GM सर के रिकमेंडेशन पर हो रही हैं। ठीक है, तो GM सर को इसके संबंध में निर्देशित किया जाएगा। सो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे। विभिन्न क्षेत्रीय रेलों या उत्पादन इत्यादि में कार्यशील केंद्रीय कर्मचारी हित निधि समितियों, दैट मीन्स व्हाट, सेंट्रल स्टाफ बेनिफिट फंड कमेटी को निधियों के पुनर्नियोजन के लिए शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं, जो निम्नलिखित में से किस गतिविधि को छोड़कर विभिन्न गतिविधियों के तहत विभिन्न शीर्ष की राशि के 25% से अधिक नहीं होंगी। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जो सेंट्रल स्टाफ बेनिफिट फंड कमेटी है, ठीक है, जो कि वेरियस जोनल रेलवेज और PUs के अंदर, ठीक है, वो किसी भी फंड को रीअप्रोप्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो फंड का रीअप्रोप्रिएशन जो है
वो कितना, नॉट एक्सीडिंग 25% ऑफ अमोंगेस्ट डिफरेंट हेड, है ना। तो ये जो मैंने आपको बताया कि 15 हेड्स में डिवाइड है, ठीक है, तो उसका जो 25% से ज़्यादा का रीअप्रोप्रिएशन नहीं कर सकते। और इस केस में ये जो 3 गतिविधियां हैं, दैट मीन्स व्हाट, एजुकेशन, स्पोर्ट्स और स्काउट, इसको छोड़कर, ठीक है, तो इसमें अपवाद हैं ये 3, सो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे। कर्मचारी हित निधि का प्रबंधन रेलवे के मुख्यालय पर एक समिति द्वारा किया जाएगा, जिसके पीठासीन अधिकारी कौन होंगे। तो पीठासीन अधिकारी का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, दैट इज मैनेजमेंट ऑफ SBF फंड एट द हेडक्वार्टर लेवल जोनल रेलवे मैनेज बाई कमिटी प्रिसाइडेड बाई द CPO। सो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दैट इज CPO। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 46 के उपबंधों के अनुसार रेल प्रशासन का यह कानूनी दायित्व है कि वो उन रेल संस्थाओं स्थापनाओं में कैंटीनों की व्यवस्था करे जो कारखाना अधिनियम द्वारा शासित होते हैं और जहां कितना 250, कितना 250 वर्कर्स, 250 वर्कर्स जो है से अधिक नियोजित हो, ठीक है, तो 250 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे। CP ग्राम्स की बात है यहाँ पे, ठीक है, तो CP ग्राम नागरिकों के लिए उपलब्ध एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा वितरण से संबंधित किसी भी विषय पर सार्वजनिक अधिकारियों की अपनी शिकायत 24/7 दर्ज कराने के लिए है। यह भारत सरकार और राज्यों के सभी मंत्रालयों और विभागों से जुड़ा एक पोर्टल है और प्रत्येक मंत्रालय और राज्य की एक इस प्रणाली तक भूमिका आधारित पहुंच है। तो इसका तीनों ऑप्शन सही है, ठीक है। एक्चुअली में ये बेसिकली ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म है, ठीक है, CP ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। फैक्ट एक्ट 1948 के अनुसार किशोर कौन है। तो किशोर की अगर बात करें, किशोर मतलब एडोलसेंट्स, तो जिनकी आयु जो है 15 वर्ष से अधिक और 18 वर्ष से कम है वो सभी क्या है, किशोर हैं। किशोर मतलब एडोलसेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अनुसार औद्योगिक शांति स्वैच्छिक और अनिवार्य के माध्यम से सुरक्षित की जा सकती है। तो जैसा कि आपको पता है, ठीक है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के बारे में, ठीक है, तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के अंदर अगर बात करें, आपको इंडस्ट्रियल पीस अगर मेंटेन करना है, ठीक है, औद्योगिक शांति अगर स्थापित करनी है, तो उसके अंदर दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, दैट इज स्वैच्छिक बातचीत और अनिवार्य निर्णय, ठीक है, दैट मीन्स व्हाट, वॉलंटरी निगोशिएशन और कंपल्सरी एडजुडिकेशन, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं ये दो टूल हैं जिसके थ्रू इंडस्ट्रियल पीस स्टैब्लिश की जा सकती है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का, दैट इज वॉलंटरी निगोशिएशन एंड कंपल्सरी एडजुडिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक अधिनियम 1947 के तहत औद्योगिक विवादों के निपटान के लिए एक मशीनरी नहीं है। सुलह अधिकारी, सुलह बोर्ड, सामूहिक सौदेबाजी और श्रम न्यायालय, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मशीनरी फॉर सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज सामूहिक सौदेबाजी या कलेक्टिव बार्गेनिंग, ठीक है। कलेक्टिव बार्गेनिंग की अगर बात करें तो कलेक्टिव बार्गेनिंग बेसिकली अंडर ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 के तहत है, ठीक है, कलेक्टिव बार्गेनिंग। सो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करेंगे। अधिनियम 1936 के वेतन भुगतान का विनियमन किससे संबंधित है। मजदूरी भुगतान की तिथि, अर्थात मजदूरी का भुगतान समय अवधि के भीतर किया जाना चाहिए, और मजदूरी भुगतान की तिथि अर्थात मजदूरी का भुगतान समय अवधि के भीतर किया जाना चाहिए। सॉरी, ये जो हिंदी में यहाँ पे मिस्टेक किया हुआ है, दोनों ऑप्शन जो है तो एक ही लिख दिया इन्होंने। यहाँ पे इंग्लिश में जाते हैं तो डेट ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेस, दैट इज वेजेस मस्ट बी पेड विद इन द टाइम पीरियड, बिल्कुल सही है। वेजेस को जो पेमेंट है विद इन टाइम पीरियड होना चाहिए, एंड द अमाउंट ऑफ डिडक्शंस फ्रॉम द वेजेस वेदर फाइन्स और अदरवाइज, ठीक है, और अमाउंट ऑफ डिडक्शंस के बारे में भी जो है तो बात करता है, ये दोनों चीज़ें बात करता है, एक तो वेजेस और उसके डिडक्शंस की, ठीक है। सो बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर, सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। वेतन भुगतान अधिनियम 1936 के अनुसार रेलवे के मामले में उचित सरकार है। तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की बात कर रही है, तो रेलवेज जो है तो बेसिकली केंद्र सरकार का एक उपक्रम है, तो इस हिसाब से अगर बात करें हम तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है, फैक्ट्री एक्ट अधिनियम 1948 के अनुसार क्रेच प्रदान किया जाना है।
तो क्रेच के लिए जो बेसिकली अगर बात करें तो 30 महिलाएं होना इम्पॉर्टेंट है। तो अगर 30 से या उससे अधिक महिला कर्मचारी हैं तो इस केस में यहाँ पे ठीक है उनके बच्चों के लिए क्रेच का प्रावधान होना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 की बात करेंगे। न्यूनतम वेतन अधिनियम, न्यूनतम वेतन अधिनियम दैट इज मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 है यहाँ पे, ठीक है 1848 लिखा हुआ है, जैसे 1948 के अनुसार एक कर्मचारी की परिभाषा है वह जो आम तौर पर एक अच्छी तरह से परिभाषित नियमित प्रकृति का काम करता है और मुख्य आवश्यकता निर्णय कौशल और निपुणता की नहीं है बल्कि अपेक्षाकृत संकीर्ण कार्य के लिए उसे सौंपे गए कर्तव्यों के उचित निर्वहन की है और एक महत्वपूर्ण निर्णय दूसरे द्वारा लिए जाते हैं। ठीक है, तो इस केस में अगर बात करें तो मिनिमम वेजेस एक्ट जो है 1948 उसके अंदर एम्प्लॉयज़ या वर्कर्स को जो है 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। दैट इज़ व्हाट, हाईली स्किल्ड, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात करें तो एज पर मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 द एम्प्लॉय वन हु डज वर्क जनरली ऑफ वेल डिफाइंड रूटीन नेचर, अगर कोई रूटीन नेचर का वर्क है तो उसको अच्छे से कर पाता है और उसमें उसको ज़्यादा जजमेंट स्किल और डेक्सटेरिटी की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, उसको अपनी ड्यूटी को डिस्चार्ज करने में। ठीक है, लाइक उसका जो रूटीन नेचर का जॉब है तो ऐसे एम्प्लॉय या वर्कर को हम बोलते हैं सेमी स्किल्ड। ठीक है, सो अर्धकुशल। जहाँ पे अगर बात करें स्किल्ड की तो स्किल्ड के केस में क्या है बेसिकली उसका खुद का इंडिपेंडेंट जजमेंट होता है और उसकी कार्य के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हाईली स्किल्ड की बात करें अगर तो उसके अंदर जो है तो एडवांस एजुकेशन होगा, लाइक प्रोफेशनल एजुकेशन। ठीक है, इसके अलावा कोई भी अगर टेक्नोलॉजी चेंज आया तो इस केस में जो है तो उसको एबिलिटी टू अडॉप्ट टेक्नोलॉजी चेंज को अडॉप्ट कर पाएगा, हाईली डिसीजन मेकिंग होगा। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें जो है तो वो हाईली स्किल्ड वर्कर्स के अंदर होंगी। अनस्किल्ड वर्कर बेसिकली क्या होगा, अपने उसको ज़्यादा नॉलेज वगैरह नहीं होगा, अपने प्रीवियस एक्सपीरियंसेस पर जो है या अपने जो पूर्व अनुभव है कार्य का उसके बेस पर जो है तो वो डिसीजन लेगा और कार्य करेगा। ठीक है, सेमी स्किल्ड का तो इसमें लिखा ही है, आपको पता ही है, रूटीन नेचर का जॉब रहेगा। ठीक है, और इसके अलावा जो जजमेंट स्किल और जो इसकी डेक्सटेरिटी है उतना ज़्यादा उसका रोल नहीं है वहाँ पे। लाइक उसका जो एरिया है जॉब एरिया वो नैरो है और कई मैटर्स जो उसके रूटीन वर्क में इंक्लूड है उन पर वो डिसीजन ले सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, भारत में बाल श्रम को रोकने के लिए बाल श्रम निषेध एवं विनियमन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो बाल श्रम निषेध एवं विनियमन की बात करेंगे, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 1986 में पारित किया गया। सो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अभी अगर करंट की बात करें तो ये 2016 का अभी एक्ट चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, दैट्स व्हाट चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 2016 भी करंट का एक्ट है। ठीक है, चाइल्ड लेबर को लेके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, बाल श्रम निषेध एवं विनियमन अधिनियम 1986 किसका उदाहरण है? तो बेसिकली विनियमन श्रम विधान, सुरक्षात्मक श्रम विधान, तो ये बेसिकली सुरक्षात्मक श्रम विधान है। ठीक है, दैट इज प्रोटेक्टिव लेबर लेजिस्लेशन। ठीक है, तो चाइल्ड लेबर को बेसिकली ये क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है एक तरह से। ठीक है, अंडर द एज ऑफ 14 ईयर्स जो भी हजार्डस ऑक्यूपेशंस में इन्वॉल्व हैं तो उन सबको एक तरह से एक शील्ड प्रदान कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कानून भारत में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों पर लागू होता है? ठीक है, तो असंगठित क्षेत्र दैट इज अनऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के जो वर्कर्स हैं, ठीक है, उन पर जो है तो कौन सा कानून भारत में लागू होता है? तो नियामक संविधान, सुरक्षात्मक संविधान और कल्याण श्रमिक विधान, तो ये तीनों ही लागू होते हैं। सो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुकंपा आधार पर नियुक्ति किस मास्टर सर्कुलर के अंतर्गत आती है? तो अनुकंपा आधार पर नियुक्त की अगर बात करें यहाँ पे तो 32, 37, 16 और 8, तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज मास्टर सर्कुलर नंबर 16। 32 की बात करें तो 32 के अंदर बेसिकली क्या है, रिक्रूटमेंट रूल्स एंड रिक्रूटमेंट ऑफ नॉन गजेटेड स्टाफ, है ना। तो जो भी नॉन गजेटेड स्टाफ हैं तो उनके संबंध में जो भी रिक्रूटमेंट रूल्स है, ठीक है, उसके बारे में 32 में बात होती है। 37 के अंदर अगर हम बात करें यहाँ पे तो 37 के अंदर प्रमोशन ऑफ नॉन गजेटेड स्टाफ टू नॉन सिलेक्शन पोस्ट। ठीक है, जो भी ग्रुप सी स्टाफ हैं उनका नॉन सिलेक्शन पोस्ट पर जो प्रमोशन है उसके बारे में 37 में बात होती है। 16 आपको बता दिया मैंने, दैट इज कंपैशनेट ग्राउंड अपॉइंटमेंट की बात हो रही है यहाँ पे। और 18 के अंदर बेसिकली दैट इज व्हाट, रेलवे स्कूल्स का प्रोविजन, रेलवे कॉलोनीज के अंदर जो है बेसिकली रेलवे स्कूल्स का प्रोविजन, जिससे कि रेलवे एम्प्लॉयज़ के बच्चे जो है तो उसमें अध्ययन कर पाएँ। ठीक है, तो रेलवे स्कूल्स का प्रोविजन जो है वो किसके अंदर है, 18 के अंदर।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, अनुकंपा आधार पर लेवल 7 में नियुक्ति पर विचार करने के लिए सक्षम प्राधिकारी कौन है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डीआरएम साहब। ठीक है, अनुकंपा आधार पर लेवल 7 4600 ग्रेड पे पर नियुक्ति पर विचार करने के लिए जो सक्षम प्राधिकारी है वो कौन है? डीआरएम। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विवाहित पुत्री को अनुकंपा आधार पर नियुक्ति स्वीकृत करने हेतु सक्षम प्राधिकारी कौन है? तो पहले जीएम साहब थे और इसको अभी जो है अगर बात करें तो इसके सक्षम प्राधिकारी जो हैं तो हमारे डीआरएम साहब हैं। सो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। सो कंपैशनेट ग्राउंड अपॉइंटमेंट टू अ मैरिड डॉटर, ठीक है, वो कौन है? डीआरएम साहब। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करेंगे, यदि स्थानांतरण 20 किलोमीटर से अधिक दूरी पर हुआ है तो कितना परसेंटेज कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट बेसिक वेतन का देय है? तो मूल वेतन का 80%। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगर जो ट्रांसफर हो रहा है वह 20 किलोमीटर से अधिक दूरी पर हुआ है और अगर 20 किलोमीटर से कम दूरी पर हुआ है, ठीक है, और इस केस में अगर आपका जो रेसिडेंस है वह चेंज हो रहा है तो इस केस में वह जो कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट होगा वह 1/3 ऑफ जो भी सीटीजी होगा, ठीक है, वह मिलेगा आपको। ठीक है, फॉर लेस देन 20 किलोमीटर, फॉर लेस देन 20 किलोमीटर विथ चेंज ऑफ रेसिडेंस जो भी आपका सीटीजी होगा 1/3 ऑफ सीटीजी होगा, ठीक है, मूल सीटीजी का। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करेंगे, रेलवे कर्मचारी के लापता होने की तिथि से कम तो 2 वर्ष की समाप्ति, कितना आंसर हो जाएगा? दैट इज व्हाट, 2 वर्ष की समाप्ति के बाद पात्र वार्ड में अनुकंपा नियुक्ति पर विचार किया जाएगा। ठीक है, सो 2 ईयर्स इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28 की बात करेंगे, रेलवे कर्मचारी की मृत्यु के मामले में सीजीए के लिए विचार किए जाने के लिए कौन पात्र नहीं है? ठीक है, तो कंपैशनेट ग्राउंड अपॉइंटमेंट किसको नहीं मिलेगा? विवाहित पुत्र, विवाहित बेटी, अभी अपन ने देखा विवाहित पुत्र को मिलेगा, विवाहित बेटी को मिलेगा, जीवन साथी को मिलेगा, जीजा जी को नहीं मिलेगा। ठीक है, सो ब्रदर इन लॉ इनको जो है तो नहीं मिलेगा, नॉट एलिजिबल। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 29 की बात करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29 की बात करेंगे, रेलवे कर्मचारी के आश्रित को ऊपरी आयु में छूट देने के लिए कौन सक्षम है? हु इज द कॉम्पिटेंट टू ग्रांट अपर एज रिलैक्सेशन टू द वार्ड ऑफ रेलवे सर्वेंट? तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज डीआरएम साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, नई पेंशन योजना के टीयर 1 के तहत कर्मचारी के खाते में सरकारी योगदान की दर क्या है? कर्मचारी के खाते में जो सरकारी योगदान है दैट इज गवर्नमेंट कॉन्ट्रीब्यूशन, तो वह दर जो है मूल वेतन का 14% प्लस डीए। सो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, केंद्र सरकार में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण का प्रतिशत क्या है? ईडब्ल्यूएस मतलब क्या? इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। ठीक है, तो इसके लिए आरक्षण का प्रतिशत है वह 10% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, आरपीएफ और आरपीएसएफ के अधिकारियों को कितना पोशाक भत्ता देय है? तो पोशाक भत्ता मतलब क्या हो जाएगा? दैट इज व्हाट, ड्रेस अलाउंस। तो आरपीएफ और आरपीएसएफ के अधिकारियों के लिए अगर बात करें तो यह पोशाक भत्ता कितना है? दैट इज 20,000 रुपीज़ पर ईयर। ठीक है, और अगर रिवाइज्ड की बात करें तो यह कितना हो जाएगा? दैट इज, क्योंकि 25% अभी बढ़ गया है तो यह हो जाएगा अमाउंट 25,000 रुपये। ठीक है, तो एट प्रेजेंट ये कितना हो जाएगा? दैट इज ड्रेस अलाउंस फॉर आरपीएफ ऑफिसर्स या आरपीएसएफ ऑफिसर्स को कितना मिलेगा? 25,000 रुपये। वहीं अगर बात करें जो आरपीएफ ऑफिसर से बिलो रैंक के आरपीएफ स्टाफ हैं या स्टेशन मास्टर हैं उनको जो है तो वह 10,000 रुपये भत्ता मिलता था, जो कि अभी बढ़कर कितना हो जाएगा? 25% का इंक्रीमेंट लग जाएगा, मतलब इंक्रीज हो जाएगा, तो वह कितना हो जाएगा? दैट इज 12,500 रुपये। ठीक है, फॉर जो भी आरपीएफ इंस्पेक्टर जैसे हो गए है ना, या कांस्टेबल हो गए तो उनको 12,500 रुपये मिलेगा, और स्टेशन मास्टर लाइक डिप्टी एसएस तो उनको 12,500 रुपये मिलेगा। ठीक है, नर्सेस की अगर बात करें तो नर्सेस के लिए जो है तो पहले वो 1800 पर मंथ था, वो बढ़कर कितना हो जाएगा? दैट इज 2,250 रुपये पर मंथ हो जाएगा। ये 2,250 रुपये पर मंथ किसके लिए? नर्स के लिए। ठीक है, और अदर जो है तो उनको 5,000 रुपये मिलता था, और जो कि बढ़कर कितना हो जाएगा? 6,250 रुपये पर मंथ पर ईयर। ठीक है, तो अभी इसका आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज 20,000। और करंट की बात करें वो अब नेक्स्ट एग्जाम में जो आएंगे वह 25,000 रुपीज़ ऑप्शन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यालय स्तर पर पीएनएम का अध्यक्ष कौन है? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे पीएनएम की बात करेंगे, परमानेंट निगोशिएटिंग मशीनरी। ठीक है, जिसको वीवी गिरी द्वारा फाउंड किया गया था इन द ईयर 1951, और रेलवेज के अंतर्गत बात करें तो इसको सेटअप किया गया था इन द ईयर 1952 के।
1 जनवरी 1952 को सेटअप किया गया था, ठीक है। और अगर बात करें जीएम साहब की, तो जीएम साहब जो होते हैं वो चेयरमैन होते हैं बीएनएम एट अ हेडक्वार्टर लेवल पे। सो जनरल मैनेजर इज द राइट आंसर। हु इज द चेयरमैन ऑफ पीएनएम एट अ डिवीजन लेवल? तो डिवीजन लेवल पर जो है तो हमारे डीआरएम साहब जो होते हैं, ठीक है, चेयरमैन ऑफ द पीएनएम एट अ डिवीजन लेवल। तो डिवीजन लेवल पर डीआरएम साहब जो होते हैं वो चेयरमैन होते हैं। सो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं जो अगर हम बात करें पीएनएम की बैठक की, तो हेडक्वार्टर लेवल पर जैसे मैंने बताया आपको, बेसिकली ये बैठक जो होती है क्वार्टरली होती है, ठीक है। कैसी होती है? क्वार्टरली होती है। और जो डिवीज़न लेवल पर बैठक है ये कैसी होती है? 2 महीने में एक बार होती है, ठीक है। तो हर 2 महीने में एक बार होती है, ठीक है। तो इसका फ्रिक्वेंसी मतलब कितना हो जाएगा? साल में कितनी बार हो जाएगी? 6 बार हो जाएगी। और ये साल में कितनी बार हो जाएगी? 4 बार हो जाएगी, ठीक है। हु इज़ द कन्वीनर ऑफ पीएनएम एट अ डिवीजन लेवल? तो यहाँ पे हम कन्वीनर की बात करें अगर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 के अंदर डिवीजन स्तर पर पीएनएम का संयोजक कौन है? ठीक है। तो पीएनएम, अच्छा, पीएनएम का जो अध्यक्ष है, एक मिनट, पीएनएम का जो अध्यक्ष है वह कौन है? मंडल रेल प्रबंधक एट डिवीजन स्तर पर, ठीक है। और यहाँ पे कन्वीनर की अगर बात करें, संयोजक की, ठीक है, संयोजक डिवीजन स्तर पर पीएनएम का संयोजक कौन है? तो पीएनएम के जो संयोजक होंगे वो कौन होंगे? वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी, ठीक है। तो सीनियर डीपीओ विल बी द कन्वीनर ऑफ पीएनएम एट अ डिवीजन लेवल, ओके। और हेडक्वार्टर लेवल पर अगर बात करें तो इसके जो सेक्रेटरी होंगे कौन होंगे? पीसीपीओ। नेक्स्ट है दहेज लेने या देने से संबंधित नियम रेल सेवा आचरण नियम 1966 के निम्न नियम संख्या में निहित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज नियम 13A, ठीक है। 13 के अंदर क्या है? बेसिकली गिफ्ट है। और 13A के अंदर क्या है? बेसिकली 13A के अंदर डाउरी, ठीक है। डाउरी मीन्स व्हाट? दहेज। सो नियम 13A इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 37 नंबर, कैलेंडर वर्ष के दौरान अराजपत्रित रेलवे कर्मचारी की यदि शेयर प्रतिभूतियों डिवेंचर म्यूचुअल फंड योजनाओं में कुल लेन देन डैश डैश से अधिक है तो सरकारी सेवकों के संबंध में निर्धारित प्राधिकारी को निर्धारित प्रोफार्मा में एक सूचना भेजी जानी चाहिए। तो इस केस में अगर कैलेंडर वर्ष के दौरान अराजपत्रित रेलवे कर्मचारी की यदि शेयर, दैट मीन्स व्हाट, यहाँ पर अगर बात करें तो शेयर हो गया, सिक्योरिटीज़ हो गया, डिवेंचर्स हो गया या म्यूचुअल फंड्स के अंदर अगर 6 महीने का मूल वेतन से अधिक है तो इस केस में जो है तो उसको एक इंटीमेशन भेजना चाहिए। सो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 की बात करेंगे। सभी रेल सेवकों के संबंध में यदि चल संपत्ति में कोई भी लेन देन से अधिक हो तो निर्धारित प्रोफार्मा में निर्धारित प्राधिकारी को सूचना भेजनी चाहिए। तो यहाँ पे चल संपत्ति की बात की जा रही है, दैट इज व्हाट? मूवेबल प्रॉपर्टी की, ठीक है। मूवेबल प्रॉपर्टी, तो मूवेबल प्रॉपर्टी से संबंधित रूल जो है तो रूल नंबर 18 के अंदर है, ठीक है। और इस संबंध में सभी रेल सेवकों के संबंध में यदि चल संपत्ति में कोई भी लेन देन 2 महीने के मूल वेतन से अधिक है, सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो 2 मंथ्स ऑफ बेसिक पे से अधिक है तो इस केस में निर्धारित प्रोफार्मा में निर्धारित प्राधिकारी को इसकी सूचना भेजी जानी चाहिए। रेलवे सेवा आचरण नियम 1966 के नियम 3 ऑफ 1 क्लॉज 2 के अंतर्गत क्या उल्लेख है? तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज व्हाट? डिवोशन टू ड्यूटी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, कर्तव्य के प्रति समर्पण बनाए रखना, ठीक है। तो पहला अब्सोलूट इंटीग्रिटी है, दैट इज पूर्ण अखंडता बनाए रखना। दूसरा डिवोशन टू ड्यूटी। एंड तीसरा डू नथिंग विच इज अनबिकमिंग टू रेलवे सर्वेंट। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। डू नथिंग विच इज अनबिकमिंग ऑफ रेलवे सर्वेंट, दैट इज ये हो जाएगा, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। मेंटेन डिवोशन टू ड्यूटी 312 311 312 313। नेक्स्ट है यौन उत्पीड़न रोकथाम अधिनियम की शर्तों के तहत आईसीसी इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी, ठीक है, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी। तो इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी के द्वारा जांच को कितने दिनों के भीतर पूरा किया जाना चाहिए? तो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी के द्वारा जांच को 90 दिनों के भीतर कंप्लीट कर दिया जाना चाहिए, ठीक है। सो अंडर द टर्म ऑफ प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट द इंक्वायरी ऑफ द आईसीसी हैज टू बी कंप्लीटेड विद इन 90 डेज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41 की बात करेंगे। D&AR के मानक फॉर्म 10 का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो 10 का जो है वह चार्जशीट इन कॉमन प्रोसीडिंग्स के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है
क्वेश्चन नंबर 42 की बात करेंगे, मेजर पेनाल्टी चार्जशीट जारी करने के लिए कौन सा फॉर्म है? मेजर पेनाल्टी चार्जशीट जारी करने के लिए SF5 का यूज़ किया जाता है, ठीक है। और पेनाल्टी जो है रूल नंबर 6 के तहत पेनाल्टीज जारी की जाती हैं, ठीक है। रूल नंबर 9 के अंदर जो है तो प्रोसीजर फॉर इंप्लीमेंटिंग मेजर पेनाल्टीज है, एंड रूल नंबर 11 के अंदर प्रोसीजर फॉर इम्पोजिंग माइनर पेनाल्टी है। क्वेश्चन नंबर 42 है, विच वन आर द फॉलोइंग स्टैंडर्ड फॉर्म्स आर इशूइंग फॉर मेजर पेनाल्टी चार्जशीट? तो हमने देख लिया SF5, ठीक है। माइनर पेनाल्टी चार्जशीट के लिए जो है SF11 दिया जाता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 44, किस DAR नियम के तहत पुनरीक्षण प्राधिकारी को संशोधन किया जा सकता है? तो रिवीजन के लिए अगर बात करें यहाँ पे तो नियम 25 है, नियम 25 जो है तो रिवीजन के लिए, रिवीजन किसके तहत हो जाएगा? दैट इज रूल नंबर 25। और रिव्यू, रिव्यू की अगर बात करें तो रिव्यू जो होगा वह 25A के तहत रिव्यू किया जाएगा। रिव्यू का मतलब होता है फिर से देखना, है ना। तो 25A के तहत जो है तो रिवीजन को पुनः रिव्यू किया जाएगा, ठीक है। नियम 23 जो है बेसिकली स्पेशल प्रोविजन रिलेटेड टू नॉन गजेटेड ऑफिसर्स हैं, वह अपील के संबंध में है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज रूल नंबर 25। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 45, किस DAR नियम के तहत राष्ट्रपति के पास अपील की जा सकती है? तो नियम 31 के तहत जो है तो राष्ट्रपति के पास अपील की जा सकती है। D&AR नियमों के तहत सेवा से निष्कासन या बर्खास्तगी या अनिवार्य सेवानिवृत्ति का दंड लगाने के लिए सक्षम कौन है? तो जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है वही सक्षम है, दैट इज नियुक्त अधिकारी। तो रिमूवल और डिसमिसल के केस में अगर बात करें यहाँ पे दैट इज मेजर पेनाल्टी, ठीक है। तो पेनाल्टी नंबर 8 और पेनाल्टी नंबर 9, पेनाल्टी नंबर 8 क्या है? दैट इज रिमूवल, पेनाल्टी नंबर 9 डिसमिसल। इनके लिए जो सक्षम प्राधिकारी अपॉइंटिंग अथॉरिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 47, सुविधा पास PTO को रोकना किस प्रकार का दंड है? तो सुविधा पास PTO को रोकना जो है तो माइनर पेनाल्टी है, क्या है? माइनर पेनाल्टी। और किस नंबर की माइनर पेनाल्टी है? तो बेसिकली इट इज 3A, ठीक है। तो 3A नंबर की माइनर पेनाल्टी है। नेक्स्ट है विद होल्डिंग ऑफ प्रिविलेज पास और PTO, 3A हो जाएगा। नेक्स्ट है निंदा की बात करें अगर तो निंदा के लिए जो है तो यह भी एक माइनर पेनाल्टी है, पहले नंबर की माइनर पेनाल्टी है, ओके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49 की बात करेंगे, अनिवार्य सेवानिवृत्त, दैट इज व्हाट कंपलसरी रिटायरमेंट की बात हो रही है यहाँ पे, का दंड, यह एक मेजर पेनाल्टी है। सो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा और ये 7 नंबर की मेजर पेनाल्टी हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सर्वोच्च अनुशासन प्राधिकारी कौन है? तो सर्वोच्च अनुशासन प्राधिकारी जो है भारत के राष्ट्रपति जी हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 50, हु इज द सुप्रीम डिसिप्लिनरी अथॉरिटी हो गया। 51, DCRG की अधिकतम राशि कितना है? तो DCRG की अधिकतम राशि 20 लाख, जो कि अभी वर्तमान में अगर बात करें तो है 25 लाख रुपए है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ DCRG अभी वर्तमान में कितना हो जाएगा? 25 लाख रुपए। क्वेश्चन नंबर 52 की बात करेंगे, जिस रेल सेवक के विरुद्ध विभागीय या न्यायिक कार्रवाई प्रारंभ की गई हो वह निम्नोक्त में से किसके लिए पात्र नहीं होगा? कम्यूटेशन, ग्रेच्युटी, उपरोक्त दोनों। तो यहाँ पर अगर बात करें तो भारत के जो राष्ट्रपति हैं उन पर है कि उनके द्वारा अगर यह निर्णय लिया जा सकता है कि अगर किसी रेल सेवक के विरुद्ध विभागीय या न्यायिक कार्यवाही प्रारंभ की गई है, ठीक है, तो इस केस में उसकी जो पेंशन है उसका जो कम्यूटेशन ना किया जाए या उसके कम्यूटेशन पर रोक लगे और साथ में उसके ग्रेच्युटी पर भी। सो इसका बोथ आंसर हो जाएगा, उपरोक्त दोनों। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53 की बात करेंगे, निम्नोक्त में से किस पेंशन हितलाभ से सरकारी या रेलवे की बकाया धनराशि का समायोजन वसूली की जा सकती है? तो एडजस्टमेंट और रिकवरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ रेलवे ड्यूज कैन बी डन फ्रॉम द फॉलोइंग पेंशनरी बेनिफिट्स, ठीक है। तो अगर बात करें यहाँ पे तो जो भी एडजस्टमेंट होगा या रिकवरी होगी ऑफ द गवर्नमेंट रेलवे ड्यूज, ठीक है, तो जो भी रेलवे के ऊपर ड्यूज है, ठीक है, रेलवे की बकाया धनराशि है, तो उसका जो समायोजन या वसूली की जाएगी वह कहाँ से की जाएगी? DCRG से, ठीक है। तो जो भी आपकी ग्रेच्युटी है वहाँ से उसकी वसूली की जाएगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54 की बात करेंगे, निम्नलिखित में से किस मद से सरकारी या रेल आवेशों के बकाया का समायोजन या वसूली की जा सकती है? तो ग्रेच्युटी से, पूरी वसूली किए जाने तक पेंशनर की महंगाई राहत से, और उपरोक्त दोनों से। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों से, ठीक है। ग्रेच्युटी से भी वसूली की जाएगी और साथ में जो आपको डियरनेस रिलीफ मिलता है उससे भी वसूली की जा सकती है। तो उपरोक्त दोनों से इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 की बात करेंगे, निम्नलिखित में से किस छुट्टियों की गणना अर्हक सेवा के रूप में की जाती है? ऐसी सभी छुट्टियां जिनके लिए छुट्टी का वेतन देय हो, बिल्कुल सही है। चिकित्सीय आधार पर ली गई सभी असाधारण छुट्टियां एंड ऐसी असाधारण छुट्टियां जिन्हें उच्च वैज्ञानिक या तकनीकी अध्ययन के लिए स्वीकृत किया गया हो। तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 की बात करेंगे, किसी भी रेल कर्मचारी को अधिकतम कितने दिन की औसत वेतन छुट्टी उसके छुट्टी खाते में इकट्ठी की जा सकती है? तो औसत वेतन छुट्टी की बात करें तो 300 LAP जो है तो यहाँ पे इकट्ठी की जा सकती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57 की बात करेंगे, किसी भी रेल कर्मचारी के छुट्टी खाते में कोई छुट्टी नहीं है तो उसे कौन सी छुट्टी स्वीकृत की जा सकती है? तो लीव नॉट ड्यू। सो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, लीव नॉट ड्यू जो है तो उसको मिलेगी।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58, किसी भी कर्मचारी के छुट्टी खाते में जमा होने वाली LHAP की अधिकतम संख्या कितनी है? तो LHAP के लिए कोई ऐसी सीमा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59, टीबी कैंसर से पीड़ित कर्मचारी को कितने दिनों की अधिकतम LND स्वीकृत की जा सकती है? तो इसके लिए 180 दिन की LND इसको स्वीकृत की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60 की बात करेंगे, अध्ययन अवकाश उन कर्मचारियों को दिया जा सकता है जिन्होंने परिवीक्षावधीन अवधि पूरी कर ली है और जिन्होंने 5 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है। सो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, दैट इज 5 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61, सुविधा पास में अधिकतम कितने आश्रित शामिल हो सकते हैं? तो सुविधा पास में अधिकतम 2 आश्रित शामिल हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रनिंग स्टाफ के लिए प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण पात्रता हेतु कितने प्रतिशत रनिंग भत्ते की गणना की जाती है? तो इसके लिए जो है तो 30%, रनिंग स्टाफ के लिए जो है तो 30% प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण पात्रता हेतु 30% भत्ते की गणना की जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63, के मामले में ब्रेक जर्नी की अनुमति नहीं है? सुविधा पास, सेवानिवृत्ति के पास, मानार्थ, सेटलमेंट पास। तो सेटलमेंट पास में आपको ब्रेक जर्नी की, सेटलमेंट पास के मामले में आपको ब्रेक जर्नी की सुविधा नहीं मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 64, महाप्रबंधक के लिए कौन सी श्रेणी का पास है? तो गोल्ड पास है। ठीक है, महाप्रबंधक के लिए, GM साहब के लिए गोल्ड पास रहेगा। मानार्थ पास प्राप्त करने के लिए आवश्यक न्यूनतम सेवा कितनी होनी चाहिए? तो इसके लिए अगर बात करें यहाँ पे तो 20 साल की सेवा आपको न्यूनतम चाहिए। 66, निवारण के तहत शिकायतों के निवारण की अधिकतम अवधि क्या है? तो मैक्सिमम अगर बात करें तो 60 डेज जो है, 60 डेज मैक्सिमम पीरियड ऑफ रिड्यूसल अंडर निवारण 60 डेज है। MACP के अंतर्गत अधिकतम कितने वित्तीय उन्नयन की अनुमति है? तो 3 वित्तीय उन्नयन की अनुमति है। मैक्सिमम हाउ मेनी फाइनेंशियल अपग्रेडेशन अंडर MACP आर परमिसिबल? देयर आर 3। संपूर्ण सेवा अवधि में अधिकतम अवकाश नकदीकरण कितना हो जाएगा? 60 डेज। पेंशन में अधिकतम राशि परिवर्तन की अनुमति है तो 40%। आधे सेट मानार्थ पास की वैधता क्या होगी? तो आधे सेट मानार्थ पास की वैधता जो होगी वह 5 महीने होगी। बाल शिक्षा भत्ता या छात्रावास सब्सिडी की प्रतिपूर्ति का दावा केवल पहले 2 बच्चे जो हैं उनके लिए किया जाएगा। ठीक है, प्रथम 2 बच्चों के लिए किया जाएगा। डॉक्टरों को दी जाने वाली NPA दैट इज नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस की दर क्या है? तो एज पर 7th CPC दैट इज 20%। ठीक है, लेवल 5 में पूरे दिन के लिए स्वीकार्य अधिकतम यात्रा भत्ता कितना है? तो यह जो है पहले 500 रुपये हुआ करता था, अब इसमें 25% जुड़ जाएगा। ठीक है, तो यह हो जाएगा कितना? 625 रुपये एट प्रेजेंट। द मैक्सिमम ट्रैवलिंग अलाउंस, ठीक है, ये हो जाएगा 625 रुपये। पूर्ण रात्रि की बात करें तो रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक हो जाएगा, या 22 से 6। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75, डैश डैश आधार पर स्थानांतरण से वरिष्ठता प्रभावित नहीं होती है? अंतर रेलवे एवं स्वयं अनुरोध, अंतर रेलवे स्वयं अनुरोध स्थानांतरण, अंतर प्रभागीय स्वयं अनुरोध स्थानांतरण, प्रशासनिक आधार पर स्थानांतरण। सो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76 की बात करेंगे, निरंतर वर्गीकरण के तहत रेलवे कर्मचारी को 2 रोस्टर किए गए कर्तव्यों के बीच डैश डैश विश्राम की अवधि को शॉर्ट ऑफ कहा जाता है। ठीक है, तो फॉर कंटिन्यूअस कैटेगरी अगर बात करें तो शॉर्ट ऑफ के लिए तो 10 घंटे से कम, 10 घंटे से कम इसका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं अगर बात करें इंटेंसिव कैटेगरी की, तो इंटेंसिव कैटेगरी के लिए 12 घंटे से कम, इंटेंसिव कैटेगरी के लिए जो है 12 अगर वह 6 घंटे वाली रोस्टर में है तो 12 घंटे से कम, और अगर मिक्स रोस्टर में है इंसेंटिव कैटेगरी वाला तो उसके लिए 14 घंटे से कम अगर रेस्ट है, अगर विश्राम की अवधि है तो उस केस में उसको शॉर्ट ऑफ बोला जाएगा। और यही इजेंशियल इंटरमिटेंट्स के लिए जो है, इजेंशियल इंटरमिटेंट्स के लिए कितना है? दैट इज व्हाट 8 घंटे से कम, और कंटिन्यूअस के लिए 10 घंटे से कम। सो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77, रेलवे कर्मचारी की मृत्यु के मामले में रेलवे क्वार्टरों को अपने पास रखने की अनुमति, तो मृत्यु के मामले में जो है तो 24 महीने तक यानी 2 साल तक रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 78, म्यूचुअल ट्रांसफर मामले में किसकी वरिष्ठता नहीं घटेगी? तो जो कनिष्ठ कर्मचारी है, जूनियर एम्प्लॉय, उसकी वरिष्ठता जो है तो नहीं घटेगी। प्राकृतिक न्याय की अवधारणा किसमें विद्यमान है? तो बेसिकली हमारा जो संविधान है उसका आर्टिकल 311, ठीक है, दैट इज वह बताता है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के बारे में, 311 क्लॉज 2। ठीक है, तो इसके लिए अगर बात करें तो रेलवे सर्विसेज डिसिप्लिन एंड अपील रूल के अंदर जो है तो प्राकृतिक न्याय की अवधारणा विद्यमान है। कर्मचारी कल्याण और सुविधाओं पर रेलवे द्वारा किया गया व्यय किस मांग पर दर्ज किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज मांग नंबर 11। ठीक है, क्योंकि वीडियो की लेंथ काफ़ी लंबी हो रही है इसलिए मैं अभी वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ, और इससे
जो आगे के क्वेश्चन हैं मैं उसको आगे की वीडियोस में कवर करने की कोशिश करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। आपका दिन शुभ हो। आपके अगर कोई सुझाव हैं तो आप ज़रूर सुझाव को अपने कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, और साथ में अगर आपके पास इससे जुड़े कोई पेपर हैं तो आप उसको 7000444265 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं और उसके सॉल्यूशंस प्राप्त कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।